हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते जी। कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई में मग्न होंगे। आप सभी को बहुत सारी पढ़ाई करनी है। आपको पता है कि आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, तो आई विश कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे एंड मेरी वीडियोज़ को साथ-साथ देख रहे होंगे। चलिए, आज छोटी सी एक अनाउंसमेंट है, वीडियो शुरू करने से पहले। काफ़ी लोग मेरा चैनल का जो नाम है वो यूट्यूब सर्च बार पे सर्च नहीं कर पा रहे थे। सर्च करने में उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने क्योंकि मेरा चैनल का नाम थोड़ा कॉमन था, तो इसलिए मैंने थोड़ा अपना चैनल का नाम चेंज करके स्टडी जीएस विद शिवम मौर्य अब कर दिया है। तो मेरा नाम इसमें मैंने ऐड कर दिया है, स्टडी जीएस विद शिवम मौर्य। तो आप इस चैनल को सर्च करोगे यूट्यूब सर्च बार में, तो आई होप कि ये चैनल आपको दिखे, क्योंकि इस चैनल में लास्ट मैंने 2 दिन में ये मेरे ख्याल 100 मेरे सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो एक ठीक ठाक ओके ओके टाइप्स मेरा रिस्पॉन्स आया है। ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है, इतना अच्छा भी नहीं है। एंड आई थैंक यू ऑल जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। आई आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने एक नॉलेज बेस्ड चैनल को सब्सक्राइब किया है। एंड आई आई मतलब मैं बहुत एक्सपेक्टेशंस आपकी हाई नहीं करना चाहूँगा स्टार्टिंग में, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको मैं नॉलेज प्रोवाइड करूँ एंड आप इस चैनल से बहुत कुछ सीखें, बहुत अवेयर रहें। तो उससे पहले, आप वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आई प्लीज़ कि अगर आपको ये वीडियोस किसी किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काम में आती हो, चाहे वो आपको अवेयर करती हो या फिर वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काम आ रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, आपके लिए रेगुलर वीडियोस में लाता रहूँगा। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज माय इंट्रो। माय नेम इज शिवम मौर्य एंड मैंने बीकॉम ऑनर्स किया हिंदू कॉलेज से, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सॉरी। एंड आई एम करेंटली प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। मैं सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ इसके साथ साथ, और मैं मेरा मास्टर्स चल रहा है पॉलिटिकल साइंस में। तो ये मेरी बेसिक सी एक एजुकेशनल इंट्रोडक्शन था मेरे बारे में। ठीक है, तो अभी जैसे कि आप सभी को पता है कि हम करंट अफेयर का एक क्रैश कोर्स अभी पढ़ रहे हैं। मैंने फ्री में एक लॉन्च किया हुआ है क्रैश कोर्स। जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं 2021 में भी, जितना भी एक नवंबर दिसंबर में, फॉर एग्जांपल अभी एपीओ का एग्जाम है 21 ऑफ नवंबर को, तो उनके लिए मेरी लेक्चर जो है बहुत काम आने वाली है। काफ़ी क्वेश्चंस मुझे लगता है कि इन चीज़ों में से आने वाले हैं, इन कोर्स में से आने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्रैश कोर्स है। इसका ये लेक्चर 3 है। लेक्चर 1 प्लस लेक्चर 2 मैंने पहले ही डाल चुका हूँ, मैं डेली डाल रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ पहले इन लेक्चर्स को देखिए, क्योंकि ये लेक्चर्स सिंक में है, मतलब ये एक के बाद एक है। अगर आपको फर्स्ट सेकंड आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आप कुछ करंट अफेयर मिस कर जाएंगे। और मैं ये नहीं चाहता कि आप कुछ भी मिस करें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत बहुत टफ होने वाला है मेरे ख्याल से, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है। तो आप कुछ भी मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप पहली 2 लेक्चर देखिए। एक मैंने उत्तराखंड फाउंडेशन डे पे भी वीडियो डाली है। इन तीनों वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है? तो अभी आप लेक्चर 3 पे आए हो, आप लेक्चर 3 देखो, ठीक है? और मैं एक अनाउंसमेंट और करना चाहता हूँ, तो काफ़ी लोग जो है उनको लग रहा है कि मैं बहुत धीरे अपने लेक्चर्स दे रहा हूँ, बहुत स्लोली दे रहा हूँ। तो आप जो है ऐसा करो, 1.5 या फिर इंटू 2 की स्पीड पे मेरे लेक्चर्स देखो, आपका थोड़ा-सा टाइम और सेव हो जाएगा, क्योंकि मैं खुद पर्सनली ऐसे ही करता हूँ। मैं जितने भी वीडियोस यूट्यूब पे देखता हूँ एजुकेशनल, अगर मेरे को लग रहा है कि मैं उसको इंटू 1.5 इंटू 2 की स्पीड पे देख सकता हूँ, तो मैं अपना टाइम बचाने के लिए 1.5 इंटू 2 की स्पीड पे देखता हूँ, जो भी मेरे को सूटेबल लगे। तो आपके लिए भी मैं ये ऑप्शन दे रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि क्लास थोड़ी सी स्लो चल रही है, ठीक है, मैं क्लास थोड़ी स्लो इसलिए रखूंगा क्योंकि हर तरह के बच्चे हैं, मतलब उनको जो है बहुत जल्दी ग्रास्प भी कर लेते हैं और कुछ थोड़ा टाइम लगता है। तो हर तरीके के बच्चों को मैं जो है लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसलिए जो बच्चे जिनको लग रहा है कि बहुत स्लो है, तो आप प्लीज़ 1.5 या 1.2 सॉरी 2 की स्पीड पे आप ये लेक्चर्स देख सकते हैं। आपका थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं होगा और टाइम आपका बच जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला जो टॉपिक है हमारा वो है उत्तराखंड इंक्रीज मनरेगा डेज। आप सभी को पता है कोविड में माइग्रेशन, जितने भी माइग्रेंट्स हमारे थे वापस आए, तो उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जो नॉर्मली मनरेगा में नॉर्मली 100 डेज यानी 100 दिन का, मनरेगा में 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट जो है, रोजगार जो है प्रोवाइड कराते हैं सरकार, 100 दिन का। तो उसको बढ़ाकर, जब माइग्रेंट्स लोग वापस आए, उसको बढ़ाकर हमने 150 कर दिया था। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये 150 जो फिगर है ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। 150 डे तक कर दिया था, ठीक है। वहां पे ऑप्शन आ जाएगा कि 120 दिन के लिए कर देता, 125 दिन के लिए कर देता। आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है कि 50 दिन से बढ़ा दिया था। 100 होते हैं नॉर्मल, 50 से इंक्रीज किया, तो जो आपका सम आया यानी 150, आप 150
इसका आंसर है। एक और चीज इन्होंने की, एक सीएम ने लॉन्च किया आजीविका ऐप। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट रुको। सीएम ने लॉन्च किया एक आजीविका ऐप। आजीविका ऐप क्या है? आजीविका ऐप वो है जो हम जैसे बेरोजगार लोगों के काम आने वाला है। ठीक है, जो जितने भी हमारे स्टेट में अनएम्प्लॉयड लोग हैं जैसे कि हम, उन लोगों को इस ऐप पे जाना है और देखना है कि कहाँ कहाँ पे वैकेंसी है। वहाँ के वैकेंसी के लिए आप मतलब जो भी डिटेल सरकार प्रोवाइड करना चाहती है उस डिटेल को आप देख सकते हो। तो आपको याद रखना है कि आजीविका ऐप जो है वो किसके लिए है। ठीक है, चार ऑप्शन आ जाएंगे, वहां पे पूछ लेंगे कि आजीविका ऐप किसके लिए है, 1 2 3 4। तो आपको पता होना चाहिए कि किन लोगों के लिए, जो बेरोजगार आदमी है, अनएम्प्लॉयड पीपल है। ठीक है, आप और हमारे जैसे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ मेरे साथ जो वीडियोस देख रहे हैं वो काफी लोग ड्यूटी पे भी होंगे, एम्प्लॉयड भी होंगे, तो ये उनको नहीं है, जो अनएम्प्लॉयड है मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, सो छोटी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन और देख लेते हैं मनरेगा के बारे में। मनरेगा वाज लॉन्च्ड बाय पीएम नरसिम्हा राव। काफी मतलब 90% लोगों को ये पता है, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी यही पता था कि शायद 2005 में ये जो है स्कीम जो लॉन्च हुई थी। बट व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू, जब मैं स्लाइड्स प्रिपेयर कर रहा था, तो मेरे को एक चीज और पता लगा कि ये पीवी नरसिम्हा राव जी ने पहले स्टार्ट कर चुके थे 2005 में। 2005 में ये एक्ट बना था, 2005 में ये एक्ट बना था कि जिससे आप सरकार इज लीगली बाउंड टू गिव यू एम्प्लॉयमेंट, यानी सरकार को लीगल रूप से देना पड़ेगा आपको रोजगार 100 दिन के लिए। ठीक है, जब कुछ भी चीज एक्ट बनती है, जब कुछ भी चीज एक्ट बनती है तो उसमें सरकार कोई मजबूरी नहीं है, आप सरकार का मतलब सरकार वो सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, मतलब आप जो सर्विस, वो सर्विस आप ले सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट, मैंने आपकी वैसे बात कर रहा हूँ एम्प्लॉयमेंट, अगर आपको मनरेगा जो है, अगर आपको चाहिए, आपको अगर जॉब चाहिए, तो आप जो है अपने जो भी लोकल आपका जो प्रधान है, जैसे गांव में होता है, तो प्रधान को आप बताएंगे कि मेरे को जॉब चाहिए। तो अगर सरकार 15 दिन के अंदर अंदर आपको जॉब देने में सक्षम नहीं होती है, वो आपको 15 दिन में जॉब नहीं देती है, तो आपको एक एम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं मनरेगा के लिए, तो ये भी शायद क्वेश्चन आ सकता है मनरेगा की अगर उनसे क्वेश्चन पूछना हो। ठीक है, ये छोटी छोटी बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। तो मनरेगा वाज लॉन्च्ड बाय पीएम नरसिम्हा राव इन 1991। ठीक है, 2005 में तो एक्ट बना था, उससे पहले पीएम नरसिम्हा राव जी इसको इम्प्लीमेंट कर चुके थे। तो ये भी हमें याद रखना है। हमें यहाँ पे याद रखना है 150 दिन, आजीविका ऐप, सेकंड और थर्ड पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, ये तीन चीजें हमें इस न्यूज से लेनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड न्यूज पर। उत्तराखंड फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, उत्तराखंड का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने के लिए यहाँ पर तैयार हो रहा है, अनाउंस हो चुका है। ये कहाँ पे हुआ है? पंतनगर में हुआ है। ठीक है, पंतनगर आप सबको पता होगा कि बहुत बड़ा कैंपस है। मैं गया नहीं हूँ, मैंने सुना है पंतनगर बहुत बड़ा कैंपस है। तो उस कैंपस को इस वे में वो यूज करेंगे कि उसका कुछ पार्ट में वो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं। फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उत्तराखंड का होगा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारे उत्तराखंड में बनेगा। यहाँ पे अभी तक छोटी छोटी फ्लाइट्स आती थी, पंतनगर का एक एयरपोर्ट भी है जहाँ पे छोटी फ्लाइट्स आती थी, बट जिसको हम कन्वर्ट कर देंगे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ठीक है, तो आपको अगर लंदन वंदन जाना हो तो आप पंतनगर जाइए, लंदन की फ्लाइट पकड़िए और घूम के वापस आइए। ठीक है, वापस जरूर आना, याद रखना। उत्तराखंड फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कहाँ बना है? पंतनगर में। ये हमें इस न्यूज से याद रखनी है, पंतनगर में। ठीक है, देहरादून में बोल देंगे ऑप्शन में, आपको लगेगा यार देहरादून बड़ी सिटी है, देहरादून में हो सकता है, हल्द्वानी बड़ी सिटी, हल्द्वानी में हो सकता है, बट बॉस ये पंतनगर है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना वहां पे जाके। थर्ड, वंदना कटारिया स्कोर्स हैट्रिक एट टोक्यो ओलंपिक्स। आप सभी ने मेरे ख्याल से 99% मैं कहता हूँ, अगर जो लोग बाहर पढ़ते हैं या फिर जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स को देखा है, तो ये नाम उनकी जुबान पे होगा, क्योंकि उत्तराखंड की वंदना कटारिया ने इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में हैट्रिक मारी थी, गोल्ड की, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। जी हाँ, साउथ अफ्रीका के साथ उन्होंने हैट्रिक मारी थी, और ये पहली महिला बन गई हैट्रिक लगाने की किसी भी ओलंपिक में। तो आपको इनका नाम याद रखना है, वंदना। मुझे लगता नहीं किसी को इनका नाम याद नहीं होगा। ठीक है, वंदना कटारिया, बहुत अगर ये सिंपल क्वेश्चन होगा, अगर वो ये आ जाता है, आप बहुत लकी मतलब होंगे अगर आप ये क्वेश्चन वो देते हैं एग्जाम में। तो वंदना कटारिया क्या कीर्तिमान हासिल किया कि इन्होंने लगातार 3 गोल मारे हैं एक ही मैच में। ठीक है, एक ही मैच में है, ये ओवरऑल ओलंपिक में नहीं है। उन्होंने एक ही मैच में 3 गोल मारे हैं। ठीक है, तो ये हैट्रिक उन्होंने मारी है, वंदना कटारिया उनका नाम है, हरिद्वार में रहती हैं वो, रोशनाबाद में, हमारी डिस्ट्रिक्ट की हैं वो। ठीक है, बहुत बहुत बधाई उनको। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, RMX-21। अब ये क्या चीज है? अब ये क्या चीज है? ये एक एक्सरसाइज हुई थी आर्मी की, एक आर्मी की एक्सरसाइज हुई थी, देख लेते हैं।
X-21 was conducted in the mountain ranges of the Himalayan regions to promote the adventure activity in the country and the Indian Army. एडवेंचर एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए इंडियन आर्मी ने ये एक्सरसाइज करवाई थी। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, उन्होंने बहुत सारे पासेस को ट्रैवल किया जो बहुत हाइट पे थे, 5000 6500 मीटर। ग्लेशियर्स उन्होंने देखे, वैलीज उन्होंने कवर की, बड़ी बड़ी रिवर्स उन्होंने कवर की। ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने स्टार्ट की थी। ठीक है, और ये कब स्टार्ट हुई थी? मार्च 10 जुलाई 6। डेट शायद इंपॉर्टेंट ना हो, बट कहाँ से स्टार्ट हुई थी और कहाँ पे खत्म हुई है ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसी न्यूज से। ठीक है, आपको ये नाम याद रखना कि आर्म एक्स करके कोई एक्सरसाइज होती है। आर्म का मतलब आर्मी, एक्स का मतलब एक्सरसाइज, एंड 21 का मतलब 21 ईयर में हुई थी, मतलब 2020 ईयर में हुई थी। ठीक है, इसको ऐसे याद करना है। आर्म एक्स शायद आपको याद ना हो, बट आर्मी एक्सरसाइज 2021 ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, वॉज फ्लैग्ड ऑफ एट काराकोरम पास इन लद्दाख। लद्दाख में काराकोरम पास है। कभी लद्दाख जाने का मौका मिले तो यहाँ पर जरूर जाना, बहुत खूबसूरत जगह है। ठीक है, मार्च 10 में स्टार्ट हुई थी और मलारी गांव उत्तराखंड में। मलारी गांव उत्तराखंड में, आपको मुझे लगता है शायद चमोली जिले में है, शायद चमोली जिले में है, मुझे पक्का नहीं पता है। आप एक बार देख लेना मलारी कहाँ पे पड़ता है। ठीक है, चमोली जिले में शायद है जहां तक मुझे याद आ रहा है, बट आई एम नॉट श्योर। तो आप प्लीज ये देख लेना मलारी कहाँ पे पड़ता है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे एंड हुई थी। तो मलारी में ये एंड हुई थी। मलारी इज इंपॉर्टेंट इस न्यूज से। उत्तराखंड में एंड हुई थी जुलाई 6 को, जिसमें 1660 किलोमीटर कवर किए थे 119 दिन में। बाप रे बाप। तो मस्त एडवेंचर हुआ है यहाँ पे इन चीज़ों का, इन्होंने मस्त एडवेंचर किया। तो आपको इस न्यूज़ से क्या क्या याद रखनी है मैंने आपको बता दिया। उत्तराखंड स्पेसिफिक अगर आप देखना चाह रहे हो तो आपको याद रखना है मलारी गांव, मल्लारी, मल्लारी। ठीक है, आर्मी एक्स। नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं। उत्तराखंड किसान पेंशन योजना। अब एक योजना जो है यहाँ पे लॉन्च हुई है। अब ये लॉन्च हुई है तो ये योजना देखते हैं क्या कहती है। ये योजना जो कहती है कि ये कंडीशनल कैश ट्रांसफर की एक स्कीम है। यानी मतलब अगर आप कुछ कंडीशंस को फुलफिल करते हो, आप उस कंडीशंस को आप फुलफिल करते हो तो आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, कैश ट्रांसफर टू फार्मर्स हु आर अबव 60 ईयर्स ऑफ एज। सबको नहीं मिलने का। पहली ट्रिक यहाँ पे इस स्कीम की है कि ये सिर्फ बुजुर्गों के लिए है, ओल्ड एज लोगों के लिए है। 60 ईयर्स से जो ऊपर है उनको मिलेगी। प्लस पहली कंडीशन तो ये हो गई, सेकंड कंडीशन जो 2 हेक्टर से कम जिनके नाम जमीनें हो। तो मतलब इसका मतलब सीधा सीधा है कि रिच फार्मर या फिर जो ठीक ठाक फार्मर है फाइनेंशियली, उनके लिए नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ पुअर फार्मर्स के लिए है। स्कीम से होगा क्या, 1000 रुपये पर मंथ आपको देंगे। ठीक है, और ये बेसिकली किया क्यों है, बेसिकली इसके दो, मैं जहाँ तक मैं निकाल पा रहा हूँ ये स्कीम निकाली क्यों है। एक तो ओल्ड एज जितने भी लोग हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। सेकंड, इससे हमारा क्या होगा, माइग्रेशन थोड़ी सी नहीं होगी। क्योंकि हमने देखा है कि अगर आपके पास पैसे नहीं होते, आपके पास रोजगार नहीं होता, देन यू आर टेंड टू माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप एक जगह से दूसरी जगह बसना चाहते हो, किस चीज के लिए, रोजगार के लिए, पैसे के लिए, पैसे कमाने के लिए। अगर आपको वहीं पे, अगर आप जहाँ रहते हो वहीं पर आपके पास एक जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आप क्यों दिल्ली गुड़गांव की यहाँ पर जाओगे, अपने घर में काम करोगे। अगर आपके उत्तराखंड में, हमारे उत्तराखंड में, आपकी जगह जहाँ पे आप रहते हो, अगर यहाँ पे इंडस्ट्रीज आ जाए, अच्छी अच्छी कंपनीज सेटअप हो जाए, तो वाई विल यू गो टू दिल्ली एंड गुड़गांव एंड वर्क देयर। हम यहीं पे काम करेंगे। तो इसलिए इसलिए ये योजना बनाई है ताकि जितने भी फार्मर्स हैं वो कहीं और जाके, किसी और स्टेट पे, किसी और जगह पे जाके ना जाए, अपनी जगह पे रहे। 1000 रुपये थोड़ी नॉमिनल है, मतलब बहुत है, पर कुछ तो स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने, वी शुड अप्रिशिएट इट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब इसकी ये है कि इट इज लॉन्च्ड बाय सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। समाज कल्याण विभाग ने यहाँ पे ये लॉन्च किया है, समाज कल्याण। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ जाएगा समाज कल्याण, कल्याण विभाग। हिंदी मेरी थोड़ी अच्छी नहीं है, अगर स्पेलिंग गलत हो जाए तो मेरे को माफ करना पहली, पर मेरे को लगता है ये स्पेलिंग सही है। समाज कल्याण विभाग ने ये लॉन्च किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, 60 ईयर्स ऑफ एज के लिए है, जिनके पास 2 हेक्टर से कम है उनके लिए है, 1000 रुपये मिलेंगे। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से ये स्कीम है। 3 चीजें हमने देख ली इसके लिए, इस न्यूज से एग्जाम के रिलेटेड। और देखो, जहाँ पे भी मेरे को लग रहा है कि जहाँ पे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है,
जैसे मैंने पिछली जितने भी न्यूज़ कवर किए हैं तो उसमें मेरे को लगता नहीं कि कुछ ऐसी न्यूज़ थी जो हिंदी मीडियम के लोगों को समझ में नहीं आएगी। ठीक है? ये सारी बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी। इस स्कीम में थोड़ा-सा आपको डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैंने एक पीडीएफ की जो कॉपी है वो लगा के यहाँ पे अटैच की है, ताकि जिन लोगों को थोड़ा-सा इन चीज़ों से समझ में ना आए, वैसे है बहुत सिंपल चीज़ें, लेकिन थोड़ा-सा कंफर्टेबल हिंदी का छात्र जो है अपनी लैंग्वेज पढ़ने में, जैसे हमको बचपन से इंग्लिश पढ़ने की आदत है, तो हम हिंदी में थोड़ा इतना कंफर्टेबल नहीं होते। तो जहाँ पे मेरे को लगा कि यहाँ पे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को अपनी भाषा में, मतलब हिंदी में कुछ मटेरियल होना चाहिए था, वहाँ पे मैंने अटैच किया है। तो इस योजना पे मैंने अटैच किया है, तो वहाँ पे जाके आप ये चीज़ें पढ़ सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ आती है सीएम आंचल अमृत योजना। ये भी एक योजना है, तो आइए देख लेते हैं क्या है इसमें, इसके अंदर। अंडर द स्कीम, चिल्ड्रन ऑफ एज 3 to 6 ईयर, जितने भी 3 से 6 साल तक के बच्चे हैं, उनको हर एक आंगनवाड़ी सेंटर पे 100 ml दूध दिया जाएगा, और इस दूध के अंदर विटामिन ए और डी होगा, जो कि 4 दिन, एक हफ्ते में 4 दिन दिया जाएगा। ठीक है, 4 days a week दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि प्लीज़ जो ये दूध हो, ऑन ग्राउंड रियलिटी पे भी विटामिन ए और विटामिन डी इसमें पक्का पक्का होना चाहिए। अब हमने किताबों में देख लिया कि हाँ भाई इसमें विटामिन ए और डी हो रहा है, और हम देख भी लेंगे कि हाँ भाई कि इन आंगनवाड़ी सेंटर्स में दूध जो है मिल रहा है, बट क्या वो दूध अच्छा होगा? बस ये मैं विनती करता हूँ गवर्नमेंट से, या फिर मैं प्रे करता हूँ कि प्लीज़ ये दूध अच्छा हो, ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनको सही से ये दूध जो है, जिस जिस पर्पस के लिए, माल न्यूट्रिशन, उनको कुपोषण से हटाने के लिए, उनको न्यूट्रिशनल डाइट देने के लिए जो हमने ये मुहिम चालू की है, वो उन तक पहुंचे। इनिशिएटिव विच वुड हेल्प इन कर्बिंग द मेनेंस ऑफ मालन्यूट्रिशन, मालन्यूट्रिशन हटाने के लिए, कुपोषण, मालन्यूट्रिशन को बोलते हैं कुपोषण, कुपोषण के जो शिकार हो चुके हैं बच्चे, उनके लिए दूध से मतलब ज़्यादा कुछ तो नहीं होगा, बट हाँ अगर विटामिन और ए अगर से वो कुपोषित है, तो इस इन चीज़ों को तो एटलीस्ट पूरा किया जा सकता है। कैल्शियम से अगर वो जो है डेफिशिएंट है, तो कैल्शियम उनको मिल सकता है दूध से। देर अराउंड 20,000 आंगनवाड़ी केंद्र, 20,000 के आंगनवाड़ी केंद्र हैं हमारे स्टेट में। एंड इसमें क्या होगा, इस दूध के साथ फ्लेवर्ड दूध भी मिलेगा। स्किम्ड मिल्क पाउडर इज विल बी प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन एट दी सेंटर्स। मतलब कहने का मतलब पाउडर मतलब बॉर्नवीटा टाइप्स। ठीक है, बॉर्नवीटा, मुझे बॉर्नवीटा मैं बचपन से पी रहा हूँ, बॉर्नवीटा की स्पेलिंग मेरे को आती नहीं है। बॉर्नवीटा, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। देर अराउंड 20,000 हमने डिस्कस कर लिया। नाउ क्लास 1 and 8 स्टूडेंट विल ऑल्सो गेट। पहले क्या था, पहले 3 से 6 साल के बच्चों को ये मिलता था, बट अभी सीएम ने मेरे ख्याल से 2021 में ही वो काम हुआ है कि उन्होंने 1 से 8 स्टूडेंट के लिए भी ये स्कीम जो है एक्सटेंड कर दी है, और उनको भी ये न्यूट्रिशन मिल्क मिलेगा। तो पहली चीज किनको मिलेगा, 3 से 6 साल के बच्चे थे उनको मिल रहा था पहले, अब 1 से लेकर 8 तक जितने भी बच्चे हैं उनको मिलेगा। तो ये क्राइटेरिया से अब चेंज होके ये हो गया 1 से 8 ईयर तक। ये हमें याद रखनी है। ठीक है, अभी 3 से 6 नहीं रहा सिर्फ। सेम जिन हिंदी मीडियम बच्चों को थोड़ा लग रहा है कि ये लैंग्वेज थोड़ी सी टफ हो जाएगी, तो उनके लिए मैंने ये फिर से अटैचमेंट दे दिया है, यहाँ से आप पढ़ लो और आपके लिए आसान हो जाएगा सब चीज़ें। तो ये थी सीएम आंचल अमृत योजना। नेक्स्ट हम आते हैं, उत्तराखंड गेट्स कृषि कर्मान अवार्ड। भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड को वर्ष 17-18 में, 17-18 की न्यूज़ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट अवार्ड था इसलिए मैंने इसको कवर कर लिया। ठीक है, उत्तराखंड रिसीव द कृषि कर्मण अवार्ड फॉर फूड ग्रेन प्रोडक्शन। हमने इस कैटेगरी में जो है अवार्ड जीता है। किस लिए जीता है, हमने एक अच्छी फसल की जो है वो बोलते हैं ना प्रोडक्शन दिया था, फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन उत्तराखंड एग्रीकल्चर। थोड़ी सी मैं बता देता हूँ आपको। उत्तराखंड, ये तो सिर्फ एक न्यूज़ हो गई, उत्तराखंड गेट्स कृषि कर्मण अवार्ड। ठीक है, हमने ये देख लेना कि उत्तराखंड को ही मिला था, किस कैटेगरी में मिला था, कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन की इसमें मिला था। फूड ग्रेन प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, उत्पादन की श्रेणी में मिला था, कैटेगरी 2। अभी कैटेगरी 1, 2, 3 होती होंगी, हमें उतना पता है कि कैटेगरी 2 में मिला था। ठीक है, कैटेगरी 2 क्या होती है ये मैंने देखा नहीं। ठीक है, कैटेगरी 2 में हमें मिला था, श्रेणी 2, देखो श्रेणी 2 में मिला था। ठीक है, तो ये हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट ये हो गया ये चीज़। अब मैंने जो 3 स्लाइड्स, ये 3 पॉइंट्स लिखे हैं, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है एक जनरलाइज व्यू लेने के लिए उत्तराखंड के बारे में। ठीक है, तो देख लेते क्या पॉइंट्स हैं। इन उत्तराखंड एग्रीकल्चर एरिया कंप्राइजेस अबाउट 11.21%। तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए, तो उत्तराखंड की टोटल लैंड एरिया जितना भी है, आउट ऑफ टोटल 100% में से कितना, अराउंड 11%, 11% आउट ऑफ 100 एग्रीकल्चर लैंड है। ठीक है, सिर्फ 11%। हमें पता है हिली स्टेट है हमारा, तो एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादा होने वाला नहीं है, तो 11% हमारा एग्रीकल्चर लैंड है। एंड आउट ऑफ दिस, इसमें से भी 56% इज द माउंटेनियस रीजन, वाइल इट, ठीक है, इस 11% में से हमारा आधे से ज़्यादा यानी 56% तो
माउंटेन में है, मतलब हिली रीजन में है एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, बचा कितना 44% जो है प्लेन्स में है। ठीक है, मैदानी इलाके में 44%, माउंटेन में 56%, ऑन एंड मतलब इस ये फिगर्स आपको एज इट इज याद नहीं करनी, बट एक हाँ ब्रॉड आइडिया आपको होना चाहिए कि हमारे स्टेट में कितना कितना एग्रीकल्चर लैंड है, क्या क्या पैटर्न है, थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, इन द स्टेट अराउंड 92% फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल। ठीक है, सॉरी इससे पहले मैंने एक और न्यूज़ कर दी कि 89% ऑफ द फार्मलैंड इज नॉट इरिगेटेड। इसका मतलब ये होता है, एक सेकंड मैं रब कर लेता हूँ, थोड़ी सी जगह कम है, एक सेकंड जी। मैंने इस न्यूज़ की बात कर था कि 89% ऑफ द फार्म लैंड इज नॉट इरिगेटेड एंड डिपेंड ऑन रेन। मतलब ये होता है कि 89% ऑफ व्हाट, 89% ऑफ दिस 11% ये रेन के भरोसे है। मतलब अगर बारिश आएगी तो इनको पानी मिलेगा, अदरवाइज पानी नहीं मिलेगा। तो मतलब इरिगेशन सिस्टम जो है हमारी हमारी स्टेट में अच्छा नहीं है सिस्टम। और हमारे स्टेट में इतनी सारी नदियाँ बहती है, इतना सारा पानी है, बट फिर भी हमारे पास इरिगेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। बहुत मुश्किल हो जाता है उन पानी को खेत तक पहुंचाना, क्योंकि आप देख रहे हो लैंड फॉर्म कितना अनइवन है, मतलब कितनी बड़ी पहाड़ियां हैं, उसमें नदियां जा रही हैं साइड से, बट आपका एग्रीकल्चर लैंड तो यहाँ पे है। तो यहाँ से, क्योंकि आपको एक बेसिक छोटी सी ज्योग्राफी पता होनी चाहिए कि अगर वैली है ये, फॉर एग्जांपल ये माउंटेन है, यहाँ से नदी बह रही है, और हमेशा जो मतलब ह्यूमन सेटलमेंट होगी, जो भी आदमी बसेगा वो कभी भी पहाड़ के नीचे नहीं बसेगा। हमेशा आप नोटिस करना कि जितने भी हिल स्टेशन है वो ऊपर बने हुए होते हैं। ठीक है, आपको कभी भी दो पहाड़ के बीच में या फिर नीचे आबादी नहीं मिलेगी। और पानी कहाँ होता है, वहीं पे होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ, ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, तो कभी भी आपको आबादी यहाँ नहीं मिलेगी नीचे, यहाँ पे नहीं मिलेगी। यहाँ और पानी कहाँ पे होता है, पानी यहीं पे होता है। आपको आबादी इस पहाड़ के इस थोड़ी हाइट में मिलेगी, यहाँ पे होंगे घर होंगे, यहाँ पे घर होंगे। फॉर एग्जांपल हिल स्टेशन देखो कहाँ पे होते हैं, यहीं पे होते हैं। और जितने भी घर होते हैं यहाँ पे होता है। उसका एक रीजन होता है, क्योंकि एक वैली इन्वर्जन करके टॉपिक, वैली इन्वर्जन करके एक कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी में। ठीक है, टेम्परेचर इन्वर्जन, इसका मतलब ये होता है कि जो ठंडी हवा होती है ना, वो ठंडी हवा नीचे आ जाती है। ठीक है, और उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है नीचे के इलाके में। ऊपर से ज़्यादा ठंड नीचे होती है, क्योंकि यहाँ पे एक तो रोशनी नहीं पहुँच पाती, ऊपर से जो कोल्ड एयर है वो यहाँ पे नीचे आ जाती है, और हॉट एयर जो है वो थोड़ी ऊपर जाती है। तो कोल्ड एयर क्योंकि भारी होती है वो नीचे आती है, हॉट एयर जो हल्की होती है वो ऊपर चली जाती है। तो यहाँ के इलाके जो है फिर भी ह्यूमन सेटलमेंट के लिए थोड़े से फीजिबल रहते हैं। ठीक है, यहाँ के इलाके फिर भी ह्यूमन सेटलमेंट, मतलब आदमी यहाँ पे रह सकता है, यहाँ पे नहीं रह सकता। तभी जो भी खेती अगर यहाँ पे नीचे के इलाके में अगर कोई खेती करेगा तो वो सारी फसलें जो है बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे सूखा पड़ जाएगा। सॉरी, सूखा कह रहा हूँ, उसको बोलते हैं ना हिंदी में पाला पड़ जाएगा। तो पाला पड़ जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये बहुत ज्योग्राफी रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो गया, थोड़ा सा मैंने बेसिक बता दिया आपको। वैसे बताना शायद चाहिए नहीं था, थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया, बट आपने शायद कुछ सीख लिया। अगर आपको लगता है कि वैली इन्वर्जन जो टॉपिक है आपको नहीं पता है, ये आपको मस्ट मस्ट पता होना चाहिए। अगर आप ल्यूसेंट की किताब भी पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आपको ज्योग्राफी जो है करनी पड़ेगी, मतलब आएगी आएगी वो तो ज्योग्राफी। अगर वैली वर्जन आपको नहीं पता, आपको लगता है कि इसमें थोड़ी सी आपको क्लैरिटी चाहिए, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता देना कि वैली वर्जन पे आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए क्या। मैं आपको वीडियो आराम से बना के आराम से समझा दूंगा कि क्या क्या होता है वैली वर्जन में। ठीक है, ये आपको ल्यूसेंट में आपको पक्का तैयार करना है ये चीज़। इसको तैयार करने पे बिना मत चले जाना एग्जाम देने, अदरवाइज मुझे लगता नहीं कि आप फिर वो क्वेश्चन कर पाओगे अगर एक क्वेश्चन आ जाएगा तो। ठीक है, तो हमने क्या शुरू किया था, कहाँ तक पहुंच गए, चलो वापस टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, इरिगेशन 89% जो है इरिगेटेड नहीं है इन द स्टेट, 92% फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल। अब स्मॉल एंड मार्जिनल की डेफिनेशन क्या होती है? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कौन है? कोई भी फार्मर अगर लेस देन, सॉरी, कोई भी फार्मर, एक सेकेंड, कोई भी फार्मर अगर लेस देन 2 हेक्टर ओन करता है, किसी के पास 2 हेक्टर से कम है, तो वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है। ठीक है, मार्जिनल वो होता है जिनके पास लेस देन 1 हेक्टर होती है, वो मार्जिनल है। मार्जिनल जिनके पास 1 हेक्टर से 2 हेक्टर के बीच में होती है वो स्मॉल होता है। ठीक है, तो ये स्मॉल एंड मार्जिनल फैक्टर की, स्मॉल एंड मार्जिनल फैक्टर फार्मर की कहानी थी। ठीक है, ये डेफिनेशन थी छोटी सी जो आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम में ये भी आ सकता है कि कौन होते हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ऑप्शन 4 आ जाएंगे कि बताओ 4 हेक्टर, 2 हेक्टर, 3 हेक्टर, 4 हेक्टर, 5 हेक्टर, इसमें से आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं।
उत्तराखंड गेट्स 3 अवार्ड इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। स्वच्छ सर्वेक्षण एक लीग होती है जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स चलाती है हर साल। 2016 से मेरे ख्याल से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर चलाती है हर साल, कंपटीशन करवाती है स्टेट्स में कि कौन अपना स्टेट सबसे ज्यादा साफ रखेगा। क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड दे देते हैं वो, जो कि इंदौर हर साल ले जाती है, 3 साल से लगातार लेके जा रही है। इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ आवर नेशन, ऑफ आवर इंडिया। इंदौर जो है सबसे साफ सिटी है हमारी इंडिया की, 3 साल से लगातार बनती जा रही है। सेकंड सेकंड शायद मेरे ख्याल से सूरत है गुजरात की, और थर्ड में कोई याद नहीं आ रही है अभी फिलहाल। इंदौर तो है, इंदौर फर्स्ट पे है। तो देख लेते हैं हमारे उत्तराखंड ने 3 अवार्ड लिए हैं, किस किस श्रेणी में लिए, क्या क्या कैटेगरी में लिया, देख लेते हैं। उत्तराखंड सिक्योर्ड थर्ड प्लेस इन कैटेगरी ऑफ बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन कैटेगरी ऑफ स्टेट्स विद लेस देन 100 अर्बन बॉडीज। कहने का मतलब ये है कि उत्तराखंड नंबर 1 आया है किस कैटेगरी में? उस कैटेगरी में जहाँ पे 100, मतलब स्टेट्स विद लेस देन 100 अर्बन बॉडीज। हमारे स्टेट में 100 से कम जो है अर्बन बॉडी को हिंदी में क्या बोलते हैं, यहाँ पे कुछ लिखा होगा। 100 से कम शहरी निकाय में राज्यों की श्रेणी बेस्ट परफॉर्मिंग तीसरा स्थान प्राप्त किया है। शहरी निकाय से कुछ बोलते हैं अर्बन बॉडी को। ठीक है, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन द कैटेगरी ऑफ स्टेट विद लेस देन 100 अर्बन बॉडी, इसमें हमारा पहला है। सेकंड, नगर पंचायत नंद प्रयाग। सेकंड इन्फॉर्मेशन हमको याद रखनी है कि नंद प्रयाग जो है, नंद प्रयाग सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन नेशनली इन द सिटीजन फीडबैक कैटेगरी। एक कैटेगरी ये होती है जहाँ पे सिटीजन फीडबैक देते हैं कि हमारा हमारा स्टेट अच्छा है, हमारा सिटी अच्छा है, अमंग बॉडीज विद पॉपुलेशन लेस देन 1 लाख अक्रॉस द कंट्री। ठीक है उस कैटेगरी में मिला है जहाँ पे उसकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है। ठीक है, उस कैटेगरी में नंद प्रयाग को, ये इंपॉर्टेंट हो गया, नंद प्रयाग को अवार्ड मिला है। ठीक है, नंद प्रयाग को अवार्ड मिला भैया, नंद प्रयाग को याद रख लेना। उत्तराखंड को किस श्रेणी में मिला है? स्टेट्स विद लेस देन 100 अर्बन बॉडीज, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट मिला है। तीसरा अवार्ड हमें किस चीज में मिला है देख लेते हैं। अल्मोड़ा रिसीव थर्ड प्राइज इन सिटीजन फीडबैक कैटेगरी। ठीक है, और उसने उत्तराखंड को थर्ड प्राइज दिया। तो फर्स्ट प्राइज में मिला था हमें स्टेट विद लेस देन 100 अर्बन बॉडी, नंद प्रयाग को सेकंड मिला सिटीजन फीडबैक कैटेगरी में। तो उसी कैटेगरी में अल्मोड़ा को थर्ड मिला, नंद प्रयाग को फर्स्ट मिला, और उसी कैटेगरी में अल्मोड़ा को थर्ड मिला, फर्स्ट। ठीक है, ये आपको याद रखनी है तीनों चीजें। उत्तराखंड को किस चीज में मिला था, नंदप्रिया को किस चीज में मिला है, अल्मोड़ा को थर्ड किस स्थान पर है, किस कैटेगरी में रहा है। ये 3 चीज आपको याद करनी है हिंदी मीडियम के छात्र। अगेन, आप इस पीडीएफ को, इस छोटी सी इमेज को पढ़ो और आपके लिए करंट अफेयर इजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं क्या है। बहुत आसान न्यूज लग रही होगी आपको, बोलेगी यार ये न्यूज क्यों डाल दी। गैरसैंण जो है समर कैपिटल बन गई, ये तो पूरी इंडिया को पता है। आप बोलोगे इतना सिंपल करंट अफेयर क्यों डाल दिया। तो ये मेरा करंट अफेयर डालने का मकसद ये नहीं था कि आपको ये बताऊं कि गैरसैंण जो है हमारी सेवा कैपिटल बन गई है। मेरा मकसद ये था कि अब यहाँ से इतना सवाल तो, इतना सिंपल सवाल तो पूछेगी नहीं कि समर कैपिटल उत्तराखंड की क्या है। इतना सिंपल सवाल तो नहीं आएगा। सवाल ये आएगा कि गैरसैंण कैपिटल बनी कैसे। कुछ फैक्ट्स गैरसैंण के बारे में हम देख लेते हैं, तो मैंने इसलिए ऐड किया। ऑन मार्च 2020, ये डेट याद कर लेना, ये डेट पूछ लेंगे भाई, इनसे थोड़ा बच के रहना पड़ता है पीसीएस वालों से ना, ये कुछ भी डेट पूछ लेते हैं। अपन यूपीएससी वाले को तो कुछ हवा ही नहीं आती, डेट कभी याद ही नहीं करते हम, लेकिन ये डेट पूछ लेते हैं, तो ये आप डेट याद जरूर कर लेना। 4 मार्च 2020, चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह अनाउंस लेजिस्लेटिव में। ठीक है, तो उन्होंने गैरसैंण जो है अनाउंस कर दी थी कि समर कैपिटल है। वीर चंद्रा सिंह गरवाली वॉज द फर्स्ट पर्सन टू प्रपोज गैरसैंण एज द कैपिटल ऑफ हिल स्टेट। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट। सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन ऐसे इंसान थे जिन्होंने पहली बार गैरसैंण को कैपिटल बनाने की मांग उठाई थी। और ये मांग देखो 1960 में उठाई थी। ठीक है, तो वीर चंद्रा सिंह गरवाली, ये मैंने लेक्चर 1 में भी आपको इन पर्सनैलिटी के बारे में बताया था। ठीक है, आप मेरे को कमेंट करके फिर से बताना कि लेक्चर 1 में वीर चंद्र सिंह गरवाली हमने क्यों डिस्कस किया था। अगर आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वीर चंद्र सिंह गरवाली कितने फेमस पर्सनैलिटी है। हमने लेक्चर 1 में देखा था कि हमने इनके बारे में क्या पढ़ा था। ठीक है, एक स्कीम में थोड़ा हिंट देता हूँ, एक स्कीम थी इनके बारे में। आप मेरे को कमेंट करके बताना अगर आप सच में पढ़ाई कर रहे हो, तो देखते हैं आपकी नॉलेज टेस्ट करते हैं। ठीक है,
was the first person to propose Gairsen as the capital 1960 में। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, देख लो। इन द ऑनर ऑफ वीर चंद्र सिंह गढ़वाली द नेम दिस प्रपोज कैपिटल रीजन एज चंद्रनगर। मतलब एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि जब उनके सम्मान में हमने इस जगह को चंद्रनगर के रूप में रख इनका इसका नाम बदलकर चंद्रनगर रख दिया था। ठीक है, तो एग्जाम में आ सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इस गैरसैंण को हम और क्या नाम से जानते हैं। तो आंसर उसका होना चाहिए चंद्रनगर। चंद्रनगर क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसमें वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है गैरसैंण को समर कैपिटल बनने में, क्योंकि पहली बार मांग उन्होंने ही उठाई थी। तो चंद्रनगर दूसरी चीज आपको याद रखनी है। पहली चीज आपको डेट याद रखनी है। सेकंड चीज वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का आपका नाम याद रखना है। थर्ड, चंद्रनगर आपको याद रखना है कि इनका ये गैरसैंण का नाम चेंज हो गया, चंद्रनगर रखा गया था। फोर्थ चीज, उत्तराखंड गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड दीक्षित कमीशन। अब ये कमीशन आ जाएंगे कि कमीशन एग्जाम क्वेश्चन पूछ लेंगे कि दीक्षित कमीशन जो है किस चीज से रिलेटेड है। अगर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन उनको बनाना हो तो दीक्षित कमीशन, अगर गैरसैंण से उन्होंने टॉपिक उठाया है और इससे क्वेश्चन अगर उनको थोड़ा टफ बनाना हो तो ये पूछ लेंगे कि दीक्षित कमीशन जो किससे रिलेटेड है। चार ऑप्शन आपको आ जाएंगे। तो आपको, आपने मेरी क्लास ली हुई होगी, आप रिवाइज आप कर रहे होंगे, तो आपको याद आ जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा वो क्वेश्चन। तो दीक्षित कमीशन जो है जस्टिस वीवी दीक्षित के अंडर थी। ठीक है, जिसने कमेटी ने क्या काम था कि कैपिटल क्या हो सकती है। इन्होंने तीन चार नाम जो है निकाले थे। ठीक है, देहरादून में से एक था, हल्द्वानी उनमें से एक था, और एक दो नाम और थे, रुद्रपुर एक और नाम था। ठीक है, तो दीक्षित कमीशन आपको याद रखना है किस लिए था। गेरसन वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ नगर पंचायत इन 1516। अब देख लो 1516 में जाके उन गैरसैंण को नगर पंचायत का जो है टैग मिला है, स्टेटस मिला है। तो आपको हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। चार पांच, पांचों चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये देख लो एक चीज और है कि हमेशा से क्यों बोला जा रहा है कि गैरसैंण को समर कैपिटल बनाओ, क्योंकि इसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है ये ऑलमोस्ट उत्तराखंड के बीच में है। ठीक है, तो हमेशा ये इन्होंने पॉजिटिव पॉइंट रहा है गैरसैंण को कैपिटल बनाने के लिए कि ये बोलते थे कि ये सेंटर में है उत्तराखंड के, तो इसलिए किसी भी एरिया को ना तो ये बाइस्ड रहेगा, ना तो नॉर्थ वालों के लिए बाइस्ड रहेगा कि आपके उत्तर दिशा में आपने कैपिटल ले ली, वेस्ट में अगर थोड़ा सा वेस्ट इसका ये बनता है, साउथ में ले ली, ईस्ट में ले ली, तो ये बिल्कुल बीच में है। तो इसलिए चाहते थे कि बीच में जो जगह हो वो बने। तो इसलिए गैरसैंण, शायद एक फैक्टर वो भी था कि गैरसैंण को ये कैपिटल, समर कैपिटल बनाना चाहते थे। ठीक है, तो ये चीजें थी जो हमें कैप इस न्यूज से देखना था। चलिए आगे अगली न्यूज देखते हैं। उत्तराखंड बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू गिव एग्रीकल्चर लैंड एज पट्टा। ये अगर आप हिंदी में इसको पढ़ोगे तो ज्यादा आपको आसान में समझ में आएगा। इंग्लिश में थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि नहीं आ सकता। ठीक है, विद दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी से क्या हुआ है, फार्मर्स कैन गिव देयर लैंड फॉर 30 ईयर्स ऑन लीज इन रिटर्न ऑफ रेंट। मतलब फार्मर जो है, अपना जो किसान है, किसान भाई हैं, ठीक है, वो अपनी लैंड को, अपनी जमीन को किराए पे दे सकते हैं 30 साल की लीज पे, और उनकी इसके बदले उनको किराया मिलेगा। ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी एनजीओ, कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म इसको ले सकती है, मैक्सिमम 30 एकड़ ले सकती है। एक सीलिंग लगा दी, एक सीलिंग लगाई हुई है। क्या सीलिंग है वो? 30 एकड़। ये फिगर आपको याद रखना है अब। ठीक है, 30 एकड़ का फिगर आपको याद रखना है, 30 एकड़। अंडर स्पेशल सरकमस्टांसेस ये 30 एकड़ जो है वो एक्सटेंड हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है। उसमें मतलब वो कुछ कंडीशंस है। फॉर एग्जांपल आपको डीएम की परमिशन लेनी पड़ेगी, आपका जो प्रोजेक्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट पास करेगी, मतलब थोड़ी सी उसमें एलिजिबिलिटीज हैं, कंडीशंस हैं। तो ऑन इन अ नॉर्मल सर्कमस्टांस 30 एकड़ तक आप जो है ये ले सकते हो। ठीक है, तो पट्टा इशू, इसको पट्टा बोलते हैं। पट्टा होता है, ये छोटे छोटे लैंड होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे लैंड होते हैं। तो आपको पता है कि उत्तराखंड एक जो है हिली रीजन है। तो इन छोटे छोटे लैंड का क्या होता है कि हिल में लोग क्या करते हैं कि इस लैंड का एग्रीकल्चर लैंड होता है, पर इसमें एग्रीकल्चर कुछ होता नहीं है, कुछ उत्पादन जो है होता नहीं है, इतना जो है प्रोडक्टिव होता नहीं है लैंड। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, तो इसलिए जिनको लगता है कि उनका लैंड जो है किसी 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 के काम नहीं आ सकता, उनके खुद के काम नहीं आ सकता, तो वो उसको लीज पे दे सकते हैं। तो ये बन गया उत्तराखंड फर्स्ट स्टेट टू गिव एग्रीकल्चर लैंड एज पट्टा। अब ये इंडिया स्पेसिफिक बात है, ये भी याद रखना। ठीक है, इंडिया स्पेसिफिक बात है। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना है, पहला राज्य उत्तराखंड बना है जो पट्टा को लीज पे दे सकता है। ये हिंदी के लिए मैंने डाल दिया पीडीएफ का थोड़ा सा क्लिपिंग। ठीक है, तो हमने आज फिर से काफी वीडियोस जो है, काफी टॉपिक्स जो है कवर कर लिए हैं। ठीक है,
कॉम्प्रिहेंसिवली किए हैं मैंने, देखो कोई जल्दबाजी में नहीं की है। और जिनको लगता है कि आप थोड़ा सा मैं स्लो जा रहा हूँ, मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो आप इंटू 2 पे या फिर इंटू 1.5 पे करके वीडियो देखें, तो आपके लिए वीडियो थोड़ी छोटी हो जाएगी। बाकी जो लोग जिनको ये वीडियो जो है मेरी नॉर्मल स्पीड में अच्छी लग रही है, तो इट इज़ वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। लेक्चर 3 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, लेक्चर 4 मैं कल लेके आ जाऊँगा। ठीक है, आज आज शाम को ही शायद रिलीज़ कर दूँगा मैं लेक्चर 5 भी। ठीक है, क्योंकि हमें फटाफट कम से कम ये मेरे को लगता है 5 से 6 दिन में, मैक्सिमम 5 से 6 दिन में हम जो है मैक्सिमम करंट अफेयर हम खत्म कर देंगे उत्तराखंड का। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसके बाद भी है। मैं करंट अफेयर इसलिए पहले पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एपीओ का एग्ज़ाम आ रहा है। मेरे को लोगों ने, मेरे को थोड़े मेरे स्टूडेंट्स हैं या फिर मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बोला है कि मेरे को यार एपीओ का पहले एपीओ का एग्ज़ाम आ रहा है, तो इसलिए करंट अफेयर्स पहले पढ़ा दो। स्टैटिक पार्ट उन्होंने पढ़ा हुआ है, तो करंट में हमेशा रहता है कि यार कुछ छूट जाता है, कुछ छूट जाता है। इसलिए मैं पहले करंट अफेयर की क्लासेस जो है ले रहा हूँ। मैंने आपको बोला भी है कि मैं उत्तराखंड भी पढ़ाऊँगा। अब फटाफट से मैं एक लेक्चर खत्म करके उत्तराखंड के लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो उत्तराखंड में बढ़ाने वाला हूँ फटाफट में, सब कुछ वो करा दूंगा, सारा क्रैश कोर्स के रूप में बनाऊंगा और सब कुछ फ्री में कराने वाला हूँ यार। तो इसलिए मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो, अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियोस आपके लिए किसी भी काम आ सकती हैं। ठीक है, आपको लग रहा है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या फिर मेरी जो स्लाइड्स हैं, मेरी प्रेजेंटेशन है थोड़ी अच्छी है, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर दो। मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाला हूँ और मैं बोल रहा हूँ ना, फ्री है यार ये सब कुछ। मतलब ठीक है, मैं थोड़ी एफर्ट डाल रहा हूँ, मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ, स्लाइड्स बनाने में बहुत बहुत टाइम लगता है, रातों रात लग जाते हैं। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत लगती है। तो आपका अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियोस, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। देखो मैंने लिखा है, इफ यू फीलिंग दैट दीज वीडियोज एनी हेल्पफुल फॉर यू, देन प्लीज़ लाइक दीज वीडियोज एंड सेंड योर सजेशंस। हाँ, सजेशन प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में मेरे को रेगुलरली देते रहा करो कि किस पे आपको वीडियो चाहिए, किसी टॉपिक पे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया, आपको ब्रीफली बताया वैली इन्वर्जन के बारे में। वैली इन्वर्जन के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको लगता है कि आपको वो टॉपिक क्लियर नहीं है, आपको लगता है कि वो टॉपिक आपको और अच्छे से आपको जानना है, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताएं। मैं वैली इन्वर्जन पे एक वीडियो सेपरेटली बना दूंगा, छोटी सी 5-6 मिनट की वीडियो, आपको उसमें क्रिस्टल क्लियर करा दूंगा कि वैली इन्वर्जन होता क्या है, उसके क्या यूज़ है, क्यों होता है, सब कुछ बता दूंगा। ज्योग्राफी से रिलेटेड टर्म है वो। ठीक है, तो लेट्स रैप अप दिस वीडियो, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। लेट्स क्रैक इट टुगेदर, ये मेरा मोटो है, हर वीडियोस में आपको मिलेगा, क्योंकि मेरे को भी एग्जाम निकालना है, आपको भी एग्जाम निकालना है, हम सबको निकालना है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहो, हेल्थ का अपना ध्यान रखो एंड टेक केयर। जय हिंद, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।